अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, गुज़िश्ता लेक्चर में हमने फूलदार पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ना शुरू किया था और हमने फूल की साख्त पढ़ ली थी। इस लेक्चर में हम जानेंगे कि किस तरह से जो स्पर्म्स हैं, वो पोलन ग्रेन के ज़रिए स्टिग्मा तक मुंतकिल होते हैं और फिर कैसे वो स्पर्म स्टिग्मा से नीचे पड़े हुए ओव्यूल के अंदर मौजूद एग की तरफ पहुंचते हैं और कैसे बीज बनता है और कैसे फल बनता है। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। गुज़िश्ता लेक्चर में हम फूलदार पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल पढ़ रहे थे और हमने फूल के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ लिया था। फूल के 4 बड़े हिस्से थे, जिसमें 2 गैर तौलीदी हिस्से थे जो कि फूल के बैरूनी हिस्से थे जिनमें सेपल्स और पेटल्स शामिल थे, और 2 फूल के अंदरूनी हिस्से थे जो कि तौलीदी हिस्से थे जिनमें स्टेमन और कार्पल शामिल थे। तो स्टेमन का भी हमने तफसीली जायज़ा लिया, उसकी साख्त जानी और फिर हमने कार्पल का भी तफसीली जायज़ा लेते हुए उसकी साख्त जानी और उसके मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में पढ़ा। आज हम जानेंगे कि किस तरह से जो स्टेमन और कार्पल है, ये गैमीट पैदा करते हैं और स्टेमन और कार्पल किस तरह से नया पौधा बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं, क्योंकि स्टेमन और कार्पल को ही पौधे के या फूल के तौलीदी हिस्से कहा जाता है। यानी इनका ही तौलीद या रिप्रोडक्शन में किरदार है, इन्होंने ही नया पौधा बनाने में किरदार अदा करना है। तो हम देखते हैं कि स्टेमन और कार्पल किस तरह से नया पौधा बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। जैसा कि हमने गुज़िश्ता लेक्चर में स्टेमन की साख्त पढ़ी थी कि जो स्टेमन है, ये 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। स्टेमन का जो नीचे वाला धागानुमा हिस्सा था, इसको फिलामेंट कहा था, और स्टेमन का जो ऊपर वाला हिस्सा था आज़ाद किनारे पर, नीचे वाला किनारा स्टेमन का फूल के अंदर टॉरस के साथ जुड़ा होता है, जबकि ऊपर वाला किनारा आज़ाद होता है। तो आज़ाद किनारे पर ये जो आपको 2 हिस्सों पर मुश्तमिल एक हिस्सा नज़र आ रहा है, जिसके मज़ीद 2 हिस्से हैं, इसको एंथर कहा था। इस एंथर के अंदर गोल थैलियाँ थी, जिनको हमने पोलन सैक कहा था। अगर इस एंथर को हम मज़ीद बड़ा करके बनाएं, मज़ीद वाज़ेह करके बनाएं, तो कुछ इस तरह से होगा। तो ये जो एंथर है, इसमें आप गोल थैलियाँ देख सकते हैं, जिनको हमने पोलन सैक कहा था। इन पोलन सैक्स के अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं। माइक्रो मतलब छोटा, तो माइक्रोस्पोर यानी छोटे छोटे स्पोर्स बनते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इन थैलियों के अंदर, जिनको हमने पोलन सैक कहा था, आप छोटे छोटे स्पोर बनते देख सकते हैं। इनको माइक्रो स्पोर कहते हैं, माइक्रोस्पोर्स। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, अगर मैं एक माइक्रोस्पोर को थोड़ा सा बड़ा करके बनाऊं, तो ये कुछ इस तरह से होगा। ये एक माइक्रोस्पोर है। इस पोलन सैक के अंदर भी बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स होंगे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए अभी फिल वक्त इसमें सिर्फ एक माइक्रोस्पोर बनाया है। अब ये जो माइक्रोस्पोर आपको पोलन सैक्स थैलियों के अंदर नजर आ रहे हैं, इस माइक्रोस्पोर से आपने पढ़ा था कि स्पोर के उगने से, स्पोर के उगने से उससे एक जनरेशन बनती है, जिसको गैमीटोफाइट जनरेशन कहते हैं। ये हमने पौधों का लाइफ साइकिल पढ़ा था कि स्पोरोफाइट जनरेशन स्पोर पैदा करती है और उस स्पोर से फिर गैमीटोफाइट जनरेशन बन जाती है।
तो ये जो माइक्रोस्पोर है ये नर गैमीटोफाइट जनरेशन बनाएगा। अब गैमीटोफाइट जनरेशन ऐसी जनरेशन थी जिसमें गैमीट बनते थे, और गैमीट दो तरह के होते हैं, नर गैमीट और मादा गैमीट, यानी स्पर्म और एग। ऐसी गैमीटोफाइट जनरेशन जिसमें सिर्फ नर गैमीट बने यानी स्पर्म बने, उसको नर गैमीटोफाइट जनरेशन कहेंगे। और मैं कह रहा हूं कि माइक्रोस्पोर ये नर गैमीटोफाइट जनरेशन में नमू पा जाएगा। माइक्रोस्पोर एक ऐसी जनरेशन बनाएगा, एक ऐसी नस्ल बनाएगा, एक ऐसी साख्त बनाएगा जिसमें नर गैमीट या स्पर्म बनेंगे, इसलिए उस साख्त को नर गैमीटोफाइट जनरेशन कहेंगे। लेकिन कैसे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। अगर इस माइक्रोस्पोर को हम बाहर निकालें और देखें कि ये किस तरह से नर गैमीटोफाइट जनरेशन बनाएगा, इस माइक्रोस्पोर में ये इसका न्यूक्लियस है। सबसे पहले क्या होगा, माइक्रोस्पोर का जो न्यूक्लियस है वो माइटोसिस करेगा, यानी एक न्यूक्लियस दो न्यूक्लियाई में तकसीम हो जाएगा। ये न्यूक्लियस तकसीम होगा और इससे दो न्यूक्लियाई बन जाएंगे। वो जो एक न्यूक्लियस था माइक्रोस्पोर में, उसके तकसीम होने से दो नए न्यूक्लियाई बनेंगे। इनमें से एक को ट्यूब न्यूक्लियस कहेंगे ट्यूब न्यूक्लियस, और दूसरे को जेनरेटिव न्यूक्लियस कहेंगे। ये ऊपर वाला जेनरेटिव न्यूक्लियस है। अब माइक्रोस्पोर के अंदर दो न्यूक्लियाई बन चुके हैं, एक न्यूक्लियस के तकसीम होने से, एक को ट्यूब न्यूक्लियस का और दूसरे को जेनरेटिव न्यूक्लियस का। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, इसका जो जेनरेटिव न्यूक्लियस है ऊपर वाला, ये तकसीम होगा और इस जेनरेटिव न्यूक्लियस के तकसीम होने से दो नए न्यूक्लियाई बन जाएंगे। तो जेनरेटिव न्यूक्लियस के तकसीम होने से मजीद दो नए न्यूक्लियाई बने, इनको स्पर्म्स कहा। तो आपने मुलाहिजा किया कि कैसे माइक्रोस्पोर के अंदर स्पर्म्स बन गए। वो जो जेनरेटिव न्यूक्लियस था माइक्रोस्पोर का, उसके तकसीम होने से दो नए न्यूक्लियाई बने जिन्हें स्पर्म्स कहा। तो जैसे ही माइक्रोस्पोर के अंदर स्पर्म्स बन जाएंगे, तब माइक्रोस्पोर को हम नर गैमीटोफाइट जनरेशन कहेंगे। तो ये माइक्रोस्पोर था जिसके अंदर एक न्यूक्लियस था, और जैसे ही माइक्रोस्पोर के अंदर दो न्यूक्लियस बने एक से, और फिर उन दो में से एक को ट्यूब न्यूक्लियस का, ऊपर वाले को जेनरेटिव न्यूक्लियस का। ऊपर वाला जो न्यूक्लियस है वो मजीद तकसीम हुआ, उससे मजीद दो नए न्यूक्लियाई बने जिनको हमने स्पर्म कहा, और ये जो नीचे वाला था ये वैसे ही ट्यूब न्यूक्लियस पड़ा है। तो ये वाला माइक्रोस्पोर जिसमें तीन न्यूक्लियाई बन चुके हैं जिनमें से दो स्पर्म हैं, इसको हम नर गैमीटोफाइट जनरेशन कहेंगे। इसे नर गैमीटोफाइट जनरेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें नर गैमीट्स बन चुके हैं, स्पर्म्स बन चुके हैं। जैसे ही माइक्रोस्पोर में स्पर्म बन जाएंगे, फिर हम इसको माइक्रोस्पोर नहीं बल्कि नर गैमीटोफाइट जनरेशन कहेंगे, क्योंकि इसमें नर गैमीट बन चुके हैं। तो इसको जो दूसरा नाम है वो है पोलन ग्रेन। नर गैमीटोफाइट जनरेशन को ही पोलन ग्रेन कहते हैं। तो माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन या नर गैमीटोफाइट जनरेशन बन गई। कैसे, ये मैंने सारा आपको समझाया। तो इसीलिए ये जो माइक्रोस्पोर पोलन सेक्स के अंदर पड़े हुए थे, इन माइक्रोस्पोर्स से पोलन ग्रेन्स या नर गैमीटोफाइट जनरेशन नमू पाएगी। तमाम के तमाम माइक्रोस्पोर्स पोलन ग्रेन या नर गैमीटोफाइट जनरेशन में तब्दील हो जाएंगे। कैसे, वो सारा मैंने आपको तफसील से बताया। तो चूंकि स्टेमन का जो एंथर वाला हिस्सा है, उसके अंदर थैलियों में मौजूद माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन गए जिनमें स्पर्म्स पड़े हुए हैं। चूंकि स्टेमन के अंदर स्पर्म्स बन रहे हैं, इसलिए स्टेमन को नर तौलीदी हिस्सा कहते हैं। नर तौलीदी हिस्सा यानी जिसने स्पर्म पैदा करने होते हैं, नर गैमीट पैदा करने होते हैं। तो ये हमने देख लिया कि पोलन ग्रेन्स अभी वो पोलन सैक्स के अंदर ही पड़े हुए हैं और उनमें स्पर्म्स भी मौजूद है। अब हम जो मादा तौलीदी हिस्सा है फूल का, जिसको कार्पल कहते हैं, उसकी तरफ आते हैं। ये कार्पल है। कार्पल का जो सबसे नीचे वाला हिस्सा था, इसको ओवरी कहा था। ओवरी।
ओवरी के अंदर एक गोल सी साख्त होती थी जिसको ओव्यूल कहा था गुज़िश्ता लेक्चर में। ओव्यूल एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल है। इस ओव्यूल में एक बड़ा सा सेल बनता है जिसको मैक्रोस्पोर कहते हैं। एक बड़ा सा स्पोर बनता है। पोलन सैक में छोटे स्पोर्स बनते थे जिनको माइक्रोस्पोर्स कहा था, जिनसे नर गैमेटोफर्जिनेशन या पोलन ग्रेन्स बने। ओव्यूल के अंदर एक बड़ा स्पोर बनता है जिसको मैक्रोस्पोर कहते हैं। मैक्रोस्पोर आप देख सकते हैं, ये मैक्रोस्पोर है। अब ये मैक्रोस्पोर, इस मैक्रोस्पोर से, माइक्रोस्पोर से नर गैमेटोफाइट जनरेशन बनी, जबकि मैक्रोस्पोर से, बड़े स्पोर से मादा गैमेटोफाइट जनरेशन बनेगी। तो ये जो मैक्रोस्पोर है, इससे मादा गैमेटोफाइट जनरेशन बनेगी। मादा गैमेटोफाइट जनरेशन ऐसी जनरेशन जिसमें मादा गैमीट या एग बनेगा। लेकिन कैसे, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ये जो मैक्रोस्पोर है, ये तकसीम होगा माइटोसिस के जरिए। मैक्रोस्पोर माइटोसिस के जरिए तकसीम होकर दो सेल बनाएगा, क्योंकि माइटोसिस के जरिए जो सेल भी तकसीम होता है उससे दो सेल बनते हैं। और ये दो सेल फिर माइटोसिस करेंगे और इनसे 4 सेल बन जाएंगे। ये 4 सेल फिर माइटोसिस करेंगे और इनसे 8 सेल बन जाएंगे। 8 सेल। तो ये जो मैक्रोस्पोर था, जो कि सिर्फ एक सेल था, उस मैक्रोस्पोर के तकसीम होने से 2 सेल बने, 2 से 4 और 4 से 8। उन 8 में से 2 सेल दरमियान में ही पड़े रहेंगे। ये जो 2 सेल दरमियान में ही पड़े रहेंगे, इनको फ्यूजन न्यूक्लियाई कहते हैं। 8 में से 3 सेल ऊपर चले जाएंगे, जबकि 3 सेल नीचे आ जाएंगे। टोटल 8 सेल हो गए। तो उस मैक्रोस्पोर से 8 सेल बन चुके थे, जिनमें से 2 सेल दरमियान में, 3 सेल ऊपर और 3 सेल नीचे। ये जो 3 नीचे सेल आए हैं, इनमें से जो दरमियानी सेल होगा, जो सबसे बड़ा है, इसे एग सेल कहते हैं। तो ये 8 सेल पर मुश्तमिल जो जनरेशन है, जिनमें से 3 सेल ऊपर है, 3 सेल नीचे और 2 सेल दरमियान में है, ये 8 सेल्स पर मुश्तमिल जो जनरेशन है, ये मादा गैमीटोफाइट जनरेशन कहती हैं। इसलिए क्योंकि इसमें एग है, मादा गैमीट है। तो ये मादा गैमीटोफाइट जनरेशन जो कि 8 सेल पर मुश्तमिल है, जो कि ओव्यूल में मुख्तलिफ हिस्सों में तरतीब पा चुके हैं, ओव्यूल के मुख्तलिफ हिस्सों में जा चुके हैं। एक ओव्यूल के ऊपर वाले हिस्से में 3 जा चुके हैं, 3 नीचे आ चुके हैं, 2 दरमियान में। तो ये 8 सेल्स पर मुश्तमिल जो जनरेशन है, इसे मादा गैमीटोफाइट जनरेशन कहते हैं, जिसमें मादा गैमीट मौजूद है, एग सेल मौजूद है, और ये मैक्रोस्पोर से बनते हैं। ये आठों के आठों सेल्स पर मुश्तमिल ये जो जनरेशन बनी है, ये मैक्रोस्पोर से बनी, उसकी तकसीम होने से बनी। तो अब ये एग सेल पड़ा हुआ है ओव्यूल के अंदर, और यहाँ जो पोलन ग्रेन है, पोलन सैक के अंदर और पोलन सैक एंथर के अंदर, इस पोलन ग्रेन में 2 स्पर्म पड़े। अब होगा क्या, ये जो स्टेमन के ऊपर वाले हिस्से एंथर की पोलन सैक के अंदर पड़े हुए पोलन ग्रेन्स हैं, ये एंथर से बाहर निकलेंगे। पोलन सैक की दीवार फटेगी, और पोलन सैक की दीवार फटने के बाद एंथर की ये जो दीवार है, ये भी फटेगी, और ये जो अंदर पोलन ग्रेन है, ये एंथर से बाहर आ जाएंगे, जिसमें 2 स्पर्म थे और एक ट्यूब न्यूक्लियस था। ये पोलन ग्रेन है। अब ये पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर, स्टेमन के एंथर से निकलकर, ये उसी फूल के कार्पल या किसी और पौधे के फूल के कार्पल के स्टिग्मा पर चला जाएगा। ये पोलन ग्रेन, जिसमें एक ट्यूब न्यूक्लियस था और 2 स्पर्म्स थे। तो जब पोलन ग्रेन एंथर से निकलकर
कार्पल के स्टिग्मा पर आ जाता है। ये एक ही फूल के एंथर से निकलकर उसी फूल के कार्पल के स्टिग्मा पर भी आ सकते हैं, या फिर एक फूल के एंथर से निकलकर किसी दूसरे पौधे के फूल के कार्पल के स्टिग्मा पर भी मुंतकिल हो सकते हैं। तो एंथर से पोलन ग्रेन का निकलकर कार्पल के स्टिग्मा पर आ जाना, ये अमल पोलिनेशन कहलाता है। पोलिनेशन, जिसके बारे में हम आने वाले लेक्चर में तफसील से जानेंगे। तो ये जो पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर आ गया है, इस पोलन ग्रेन से एक ट्यूब निकलेगी। ये जो ट्यूब न्यूक्लियस था पोलन ग्रेन में, यही ट्यूब न्यूक्लियस पोलन ग्रेन से ट्यूब निकलवाएगा। और ये जो पोलन ग्रेन से निकलने वाली ट्यूब है, ये स्टिग्मा में से होती हुई नीचे स्टाइल में आएगी, और फिर ये स्टाइल में से गुजर कर नीचे ओवरी में दाखिल हो जाएगी, और ये ओवरी में से भी गुजरते हुए नीचे से ओव्यूल के अंदर दाखिल हो जाएगी। तो ये जो पोलन ग्रेन से एक ट्यूब लंबी सी निकल रही है, इसे पोलन ट्यूब कहते हैं। पोलन ट्यूब। इसी पोलन ट्यूब के जरिए पोलन ग्रेन में मौजूद दो स्पर्म्स नीचे उतरेंगे। तो ये दो स्पर्म्स जो थे, ये पोलन ट्यूब में नीचे उतरेंगे, ये मज़ीद नीचे आते जाएंगे और मज़ीद नीचे आएंगे, और ये मज़ीद नीचे आकर ये ओव्यूल में दाखिल हो जाएंगे। ओव्यूल में एग पड़ा हुआ है। ये जो दो स्पर्म नीचे आए हैं, इनमें से एक स्पर्म इस एग के साथ मिल जाएगा, और दूसरा स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, दो स्पर्म्स नीचे आए थे, उनमें से एक मिल गया एग के साथ और एक मिल गया फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ। जब स्पर्म और एग मिले, पहला स्पर्म जो एग के साथ मिला था, स्पर्म और एग के मिलने से जाइगोट बन गया। यहां पे डिप्लॉयड जाइगोट बन जाएगा। जाइगोट, ये डिप्लॉयड जाइगोट है। ये स्पर्म और एग के मिलने से बना। और दूसरा स्पर्म जो पोलन ट्यूब के जरिए नीचे आया था और ओव्यूल में दाखिल हो गया था, वो फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिल चुका है। तो फ्यूजन न्यूक्लियस और स्पर्म के मिलने से जो सेल बनेगा, जो कि ट्रिप्लॉइड सेल होगा, क्योंकि उसमें 3 न्यूक्लियस होंगे, इसको एंडो स्पर्म कहेंगे। तो एक स्पर्म एग के साथ मिला और दूसरा स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिला। चूंकि दो बार स्पर्म्स दो मुख्तलिफ सेल्स के साथ मिल रहे हैं, एक स्पर्म एग के साथ, दूसरा फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ, चूंकि दो स्पर्म थे और दो बार मिलाप हुआ, इसलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये अमल जिसमें दो स्पर्म दो मुख्तलिफ सेल से मिल रहे हैं, इस अमल को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? ऐसा अमल है जिसमें एक स्पर्म एग के साथ मिलता है, दूसरा स्पर्म एंड फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलकर एंडोस्पर्म बनाता है। अब ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर पड़े हुए एग की फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। जब ओव्यूल के अंदर पड़े हुए एग की फर्टिलाइजेशन हो जाए, तो ओव्यूल के अंदर पड़े हुए एग के साथ जब स्पर्म मिल जाए, तो फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल पक जाता है और वो बीज में तब्दील हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बीज में तब्दील हो जाता है पककर। जबकि जो ओवरी है, ओवरी फर्टिलाइजेशन के बाद, यानी स्पर्म के साथ एग के साथ स्पर्म मिलने के बाद, वो फल में तब्दील हो जाती है। तो जब ओव्यूल के अंदर पड़े हुए एग के साथ स्पर्म मिला, यानी फर्टिलाइजेशन हुई, तो ओव्यूल बीज में तब्दील हो गया, और ओव्यूल के बाहर जो ओवरी थी वो फल में तब्दील हो गई। और ये जो बीज है, बीज कब बना? जब ओव्यूल के अंदर पड़े हुए एग के साथ स्पर्म मिला, यानी फर्टिलाइजेशन हुई, तो वो बीज बन गया, और बीज के बाहर जो ओवरी थी वो फल बन गई।
तो इस तरह फल के अंदर बीज मौजूद होगा। अब अगर हम एक बीज को बनाएं तो ये वो बीज है जो कि ओव्यूल से बना था फर्टिलाइजेशन के बाद। ये वो बीज है। इस बीज के यहाँ पर नीचे जो जाइगोट बना था, ये जाइगोट है। ये जाइगोट तकसीम होगा, इससे 2 सेल बनेंगे माइटोसिस के जरिए। 4, 4 से 8 इस तरह बहुत ज़्यादा सेल्स का एक ग्रुप बन जाएगा जाइगोट से। इसको एम्ब्रियो कहेंगे। तो जाइगोट से एम्ब्रियो बन गया और यहाँ पर जो एंडोस्पर्म था उसका जो सेल है वो भी तकसीम होकर बहुत ज़्यादा सेल्स बना देगा। तो एंडोस्पर्म सेल के तकसीम होने से बहुत ज़्यादा सेल्स का ग्रुप बन जाएगा और ये जो बहुत ज़्यादा सेल्स का ग्रुप बना है इसे एंडोस्पर्म टिश्यू कहेंगे। चूँकि बहुत ज़्यादा सेल्स के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, चूँकि ये एंडोस्पर्म से बना है जो कि फ्यूजन न्यूक्लियस और स्पर्म के मिलने से बना था एंडोस्पर्म। उस एंडोस्पर्म से बहुत ज़्यादा सेल्स का ग्रुप बन गया, उसे कहेंगे एंडोस्पर्म टिश्यू। तो ये बीज है। बीज के अंदर 2 चीज़ें हमने पढ़ी, एक एम्ब्रियो और दूसरा एंडोस्पर्म टिश्यू। एंडोस्पर्म टिश्यू का काम एम्ब्रियो को खुराक फराहम करना है। खुराक फराहम करना। ये एंडोस्पर्म एम्ब्रियो को खुराक देगा। एंडोस्पर्म में खुराक ज़ख़ीरा हुई होती है। ये जो एंडोस्पर्म टिश्यू है इसके अंदर खुराक ज़ख़ीरा हुई होती है और ये एम्ब्रियो को खुराक देता रहता है। एम्ब्रियो को जैसे जैसे खुराक मिलती रहती है उसी एम्ब्रियो से पूरा पौधा बन जाता है। जब इस बीज को, जिसके अंदर एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म टिश्यू है जिसमें खुराक मौजूद है, जब इस बीज को हम मिट्टी में बोते हैं तो इस बीज में मौजूद ये जो एम्ब्रियो है ये एंडोस्पर्म की खुराक को जज़ब करके एक नया पौधा बना देता है। इससे जड़ें भी निकल आती हैं और तने भी निकल आता है और पूरा पौधा बन जाता है। तो इस तरह बीज से पूरा पौधा बन गया और ये बीज ओव्यूल से बना कब? जब ओव्यूल के अंदर पड़े हुए एग की फर्टिलाइजेशन हुई या उससे स्पर्म मिला। तो इस तरह से ये हमने फूलदार पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल पढ़ा। हमने पढ़ा कि कैसे ओव्यूल में पड़े हुए एग की फर्टिलाइजेशन होने से ओव्यूल बीज में बदल जाता है, ओव्यूल के इर्द गिर्द ओवरी फल में बदल जाती है और फल खाने से जो अंदर से बीज निकलता है उस बीज को मिट्टी में जब बोया जाता है तो उस बीज में जाइगोट से एम्ब्रियो बना होता है और वो एम्ब्रियो जो बीज के अंदर होता है मिट्टी में बोने की वजह से उस एम्ब्रियो से जो बीज के अंदर मौजूद होता है एम्ब्रियो से पूरा पौधा बन जाता है। तो ये हमने पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अमल पढ़ा। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हमने सीखा कि फर्टिलाइजेशन कैसे होती है। फर्टिलाइजेशन में डबल फर्टिलाइजेशन से क्या मुराद है और हमने सीखा कि पोलन ग्रेन से पोलन ट्यूब कैसे बनती है और उस पोलन ट्यूब के जरिए कैसे स्पर्म नीचे ओव्यूल के अंदर पड़े हुए एग के साथ जा मिलते हैं और दूसरा स्पर्म फ्यूजन न्यूक्लियस के साथ मिलकर कैसे एंडोस्पर्म बनाता है। और फिर हमने सीखा कि जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन ओव्यूल को बीज में तब्दील कर देती है और जब फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल बीज में तब्दील हो जाता है तो ओव्यूल के बाहर जो ओवरी होती है वो कैसे फल में तब्दील होती है। इसकी तफसील आज हमने जानी। आने वाले लेक्चर में इंशाल्लाह पार्थिनोकार्पी की तफसील जानेंगे और पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।